today. In the last class, we discussed about lattice energy. Just to recall quickly, lattice energy is the amount of energy produced when 1 mole of ionic lattice form with its constituent gaseous ions under standard conditions. हमने उसको represent किया था by delta H naught lattice, और आपको मैंने ये बताया था कि delta H naught lattice is always exothermic in nature because it is amount of heat evolved, amount of heat produced. फिर मैंने ये बताया था आपको कि factors affecting magnitude of lattice energy, उसमें दो factor पे बात हुई थी. Number 1 was ionic size और ionic radius and number 2 was ionic charge. हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ionic radius ज्यादा होगा तो attraction की पावर, जो electrostatic attraction है in between positive and negative ions in the ionic lattice, वो strong नहीं होगी, और अल्टीमेटली जब वो स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगी और लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर द आयोनिक रेडियस, ग्रेटर द आयोनिक साइज, लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी. एक बात तो हमने ये डिस्कस की. दूसरी बात पर आ जाइए, और वो दूसरी बात थी आयोनिक चार्ज. अब आयोनिक चार्ज में हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रेटर द आयोनिक चार्ज, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इन बोथ ऑफ द केसेस हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रेटर द आयोनिक चार्ज, देन ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन डेफिनेटली वी हैव मोर अट्रैक्शन, और मोर अट्रैक्शन का मतलब ये है कि ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी. तो ये दो बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में. आज मैं जो इसमें ऐड करूंगा वो ये ऐड करूंगा कि अगर दोनों फैक्टर चेंज हो रहे हो, चार्ज भी चेंज हो रहा हो, साइज भी चेंज हो रहा हो, और एग्जामिनर आपको कंपेयर करने के लिए कहता है, कल मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिए थे लेकिन उसका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला अभी तक, कि आपको मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी थी पेयर कंपेयर करने के लिए कि दो पेयर्स हैं और आप बताएं कि इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. लाइक अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आई हैव रुबीडियम फ्लोराइड और दूसरा जो है मेरे पास वो रुबीडियम क्लोराइड है, हमें इन दोनों की लैटिस एनर्जी को कंपेयर करना है. तो इन दोनों में रुबीडियम इज सिमिलर, तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज आएगा इट इज ड्यू टू फ्लोराइड एंड क्लोराइड. And now according to periodic table, fluoride and chloride are the member of same group. Fluoride ऊपर है, chloride नीचे है, तो fluoride का साइज छोटा होगा as compared to chloride. Fluoride का ionic radius कम होगा as compared to chloride. और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो आप डेटा बुकलेट अपने सामने रखें, पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखें. बहुत सारे आयंस हैं जिनके आयोनिक रेडियस डेटा बुकलेट में गिवन है, तो आप उनके आयोनिक रेडियस को देखते हुए भी डिसाइड कर सकते हैं. तो रुबीडियम फ्लोराइड एंड रुबीडियम क्लोराइड, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो फ्लोराइड हैज स्मॉलर साइज एंड डेफिनेटली इट हैज मोर अट्रैक्शन. तो हम ये कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी ऑफ रुबीडियम फ्लोराइड इज ग्रेटर, रुबीडियम फ्लोराइड इज ग्रेटर then lattice energy of rubidium chloride. तो रुबीडियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन रुबीडियम क्लोराइड होती है. तो ये जो है कंपैरिजन आपको काम आएगा. अच्छा, ये बात हमने कल की क्लास में की है. अच्छा, अब ये देखते हैं आज की बात कि अगर फर्ज करें कि चार्ज भी चेंज हो रहा हो, साइज भी चेंज हो रहा हो, तो इसको फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन जो हुआ है ये कूलम लॉ से हुआ है. कूलम लॉ, कूलम्स, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना, फिजिक्स में आप ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे कूलम लॉ. अब कूलम लॉ जो है वो चार्ज और रेडियस पे डिपेंड करता है. मैं कूलम्बिक फोर्सेस की या कूलम्बिक लॉ को नहीं डिस्क्राइब करूंगा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सिलेबस. मैं आपको ये कहूंगा कि अगर फर्ज करें कि चार्ज भी चेंज हो रहा है और साइज भी चेंज हो रहा है तो फिर आप कंसीडर चार्ज करेंगे. इफ size and charges
both are changing, so then you will consider charge. Because देखो एक बड़ी सिंपल बता रहा हूं बात आपको कि lattice energy जो है according to Coulomb's law, lattice energy is proportional to charge of positive ion into charge of negative ion. और ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही लेटिस एनर्जी बढ़ेगी। और लेटिस एनर्जी का जो रेडियस के साथ हमने रिलेशन देखा था वो क्या देखा था? इनवर्स का। और आपको मैं एक बात बताऊं मजीद, अगर आप डेटा बुकलेट में देखेंगे तो रेडियस में जो चेंज आता है वो नैनोमीटर में आता है, वो बहुत कम चेंज आता है। लेकिन चार्ज जो है वो मल्टीपल होता है, बिकॉज या तो चार्ज +1 होगा या चार्ज +2 होगा या +3 होगा। तो चार्ज जो होता है वो मल्टीपल होता है। सो दैट्स व्हाई इंक्रीज इन चार्ज इज ग्रेटर, effect of charge change is greater as compared to effect of size. So now it is very clear to you, this should be very clear to you, कि if both charge and size both are changing, then you should consider charge first. अगर चार्ज सेम है तो फिर हम साइज को देखेंगे, बट प्रेफरेबल चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इफ यू हैव सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां पर आप क्या कंसीडर करोगे? अल्टीमेटली चार्ज कंसीडर करोगे। ऑक्साइड यहां कॉमन है, तो यहां सोडियम +1 है और मैग्नीशियम +2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ग्रेटर देन lattice energy of sodium oxide. So whenever you have concept of charge, then charge जो है वो हमेशा important होगा। मैं अब अगली एग्जांपल के अंदर आप देखिए क्या चेंज कर रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। अब यहां प्रॉब्लम आएगा आपको। प्रॉब्लम ये आएगा कि पॉजिटिव आयन भी चेंज हो रहा है, नेगेटिव आयन भी चेंज हो रहा है। प्रीवियस जितनी हमने एग्जांपल की थी उसमें एक चेंज हो रहा था, दूसरा कॉमन था दोनों कंपाउंड में। नाउ इन दिस पेयर ऑफ कंपाउंड NaCl एंड MgO, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देखिए कि सोडियम क्लोराइड में और मैग्नीशियम ऑक्साइड में पॉजिटिव आयन भी डिफरेंट है, नेगेटिव आयन भी डिफरेंट है। तो ऐसे तमाम केसेस में यू शुड कंसीडर चार्ज। जहां पर चार्ज जो है वो ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक चार्ज ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक चार्ज, जहां प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक चार्ज ग्रेटर होगा, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक चार्ज इज ग्रेटर, then greater will be the magnitude of lattice energy. This is a simple conclusion. Whenever you consider two different compounds, always go to find out charge, product of ionic charge. If product of ionic charge is greater, if product of ionic charge is greater, then your compound should have greater magnitude of lattice energy. ये दो मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से इनको अटेम्प्ट कर सकें। अब सोडियम क्लोराइड में, अगर मैं सोडियम क्लोराइड में फाइंड आउट करता हूं, अगर मैं सोडियम क्लोराइड में और मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज निकालता हूं, तो in case of NaCl 1:1, product of ionic charge will be 1. साइन इग्नोर करना है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज 2, मैग्नीशियम 2 फॉर ऑक्सीजन, तो 2 × 2 4. So product of ionic charge in case of magnesium oxide is greater as compared to product of ionic charge in NaCl. So
व्हाट वी कंसीडर, वो ये वाली बात कि लेटिस एनर्जी ग्रेटर होगी, इंक्रीज होगी with the increase in product of ionic charge. तो whenever you have different compounds जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिफरेंट हो, तो नेवर कंसीडर साइज, ऑलवेज कंसीडर चार्ज. पहले आप प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज निकालेंगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज सेम आ रहा है तो फिर आप साइज की तरफ जाएंगे. But first you should consider product of ionic charge. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई हो. Now I am taking another example. Suppose I have sodium bromide, magnesium chloride and calcium oxide. I want to compare these three compounds and I want to arrange these three compounds on the basis of their decrease in lattice energy, decrease in magnitude of lattice energy. Anyone can? अपना माइक अनम्यूट करें. प्लीज टेक पार्ट इन अ क्लास. जैसे आप क्लास के अंदर करते हैं उसी तरह से कोशिश करें कि आंसर करें. मैसेज टाइप करने में टेक्स टाइम. डायरेक्ट अनम्यूट करें और आंसर करें. Yes, anyone can? Sir, calcium oxide will have the biggest charge. Very good. So why you considered this? Because in case of sodium bromide, it should be 1:1, that is product of ionic charge. In case of magnesium chloride, it should be 2:1 because chloride is 1. एक स्टूडेंट ये बात सोच सकता है कि यहाँ पे 2 क्लोराइड हैं. एक स्टूडेंट ये सोच सकता है कि यहाँ पर 2 क्लोराइड हैं. But it doesn't matter कि 50 क्लोराइड भी हो. You should consider only ionic charge. Never go to number. ठीक है, just consider charge. तो यहाँ पर जो है 1:1 is sodium bromide, 2:1 is magnesium chloride and calcium oxide is 2:2, it should be 4. तो अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो in term of product of ionic charge we can say that calcium oxide, lattice energy of calcium oxide is greater than lattice energy of magnesium chloride, and lattice energy of magnesium chloride is greater than lattice energy of sodium bromide. ये hopefully आपको बात समझ में आ गई होगी. And if you have any question regarding this, then please ask or send me a message if you have any question. Right. So this is all about lattice energy. Now there is another term used which we use here, that is not a direct part of our syllabus. सर हम प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज कैलकुलेट करते हो, चार्ज कंसीडर क्यों नहीं करते? चार्ज ही तो कंसीडर कर रहे हैं. प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो लेटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू कूलम्स, कूलम लॉ ये कहता है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक चार्ज. कि हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं यहां पर कि प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक चार्ज लेते हैं. सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन आप लें या ना लें. साइन पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको पता है कि जो चार्ज की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है. साइन पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चार्ज को बताता है. सो डायरेक्शन ऑफ चार्ज कंसीडर करने से
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आने से वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होगी। आपको पता है कि चार्ज का जो साइन होता है वो सिर्फ चार्ज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता, आप डेटा बुकलेट निकालिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखिए। इलेक्ट्रॉन छोटा होता है साइज में, उसका मास कम होता है, लेकिन आप देखेंगे डेटा बुकलेट में कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम बट ओनली विद अपोजिट साइन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो अगली टर्म मैं आपको बता रहा हूं, ये एज सच हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट आपको नजर नहीं आएगा, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर जिसमें एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। इसलिए मैं ये लेटेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये आपको सिलेबस में लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन सवाल पेपर के अंदर आते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लेटेस्ट एनर्जी से ही रिलेटेड है। अगर कहीं पर एग्जामिनर आपसे कहता है लेटेस्ट डिसोसिएट हुआ, लेटेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी दे देता है वो आपको, तो व्हाट इज मीन बाय लेटेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी? डिसोसिएट करने का मतलब होता है ब्रेक करना। तो ये लेटेस्ट एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट होता है। दिस कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया इज अपोजिट टू लेटेस्ट एनर्जी, बट द मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ओनली साइन विल चेंज। बिकॉज व्हेन लैटिस इज फॉर्म, जब लैटिस बनता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब आप लैटिस को डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट करने का मतलब है कि जब आप लैटिस को ब्रेक करते हैं, तो लैटिस डिसोसिएशन में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं। लैटिस डिसोसिएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो अब जैसे आपने पढ़ा था एज में कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जीज आर इक्वल बट विद अपोजिट साइन, यानी अगर आप क्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो जितनी एनर्जी आप देंगे, जब हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा तो वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। यही कॉन्सेप्ट जो है वो लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी का, कि जब आप लैटिस को ब्रेक करेंगे तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे अगर मैं NaCl लेता हूं सॉलिड और उसके लैटिस को डिसोसिएट करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन बिल्कुल अपोजिट है। इट इज अपोजिट टू इक्वेशन which we discussed in lattice energy. It is opposite to lattice energy. Lattice energy में क्या हुआ था कि 1 mole of ionic lattice was formed with its constituent gaseous ions. और यहां क्या हो रहा है, यहां पर 1 mole of ionic lattice ब्रेक हो रहा है into its constituent gaseous ions. बस फर्क ये है कि मैग्नीट्यूड जो है लैटिस एनर्जी का और लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी का, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ओनली साइन विल चेंज। यानी यहां पर जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू लैटिस एनर्जी बट विद अपोजिट साइन। बिकॉज लैटिस एनर्जी में लैटिस बनता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, जबकि लैटिस डिसोसिएशन में वही लैटिस ब्रेक होता है और उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल घर में आप सोचें बात कि आपको सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करना है, तो आप क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड के लैटिस को ब्रेक करने के लिए अल्टीमेटली आप हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ लैटिस जो है इट इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो लैटिस डिसोसिएशन है वो एंडो होती है, लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी एंडो होती है बिकॉज यू नीड टू प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको ऑब्टेन हुई थी जब लैटिस बना था, क्योंकि जब लैटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है।
और जितनी एनर्जी रिलीज होती है आपको उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए। तो लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। होपफुली अब आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लैटिस डिसोसिएशन, ये डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जरूर आता है पेपर के अंदर लैटिस डिसोसिएशन का, लेकिन डेफिनेशन आएगी तो लैटिस एनर्जी की आएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 mole of ionic lattice into constituent जी मुश्तबा अब्बास, into constituent gaseous ions. Okay, so this is not a part of your syllabus directly, but you need to know कि what is meant by lattice dissociation energy. Hopefully आप सब ने बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अगर आपका यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है then please ask. लैटिस डिसोसिएशन की इक्वेशन बिल्कुल अपोजिट होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में गैसियस आयन मिलकर 1 मोल आयोनिक लैटिस फॉर्म करते हैं, और यहां पर अपोजिट होता है कि 1 मोल लैटिस ब्रेक होता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन फॉर्म करता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एनी क्वेश्चन? ओके जी, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन अदर डेफिनेशन which is a part of your A2 syllabus, लेकिन ये डेफिनेशन आपको या इसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ हो सकता है कि एएस में भी प्रोवाइड की गई। द न्यू टर्म इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, along with all other definitions जो आपने एएस में पढ़ी थी, उनके साथ साथ अब ये एक और डेफिनेशन है which is इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर कोई स्टूडेंट कुछ जानता है, कुछ शेयर कर सकता है? अच्छा, कोई नहीं जी, कोई भी नहीं है। Sir, देखिए, it is the ability of the nucleus to attract electrons. That is electronegativity. Electronegativity is an ability to attract a shared pair of electron towards itself. That is electronegativity. Electron affinity is basically an amount of energy. अच्छा, देखो, एक होता था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने क्या पढ़ा था कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of electron from outermost orbit of 1 mole of a gaseous atom. वो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये इलेक्ट्रॉन के एडिशन की बात करता है। जब आप गैसियस एटम के, जब आप किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में
इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होता है, हम उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इट इज नॉट अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये नहीं समझिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेम होती है। नो, आयनाइजेशन एनर्जी इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, और यहां पर होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। वहां से एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होती है, और यहां पर एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात होती है। सो व्हेन वी डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम यहां पर डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज enthalpy change occurs। अच्छा, अब आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि मैंने ये नहीं लिखा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड या अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट या अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन, यहां मैंने लिखा है एंथैल्पी चेंज अकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इट मे बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस or it may be an endothermic process। So it may be an endothermic process or exothermic process। पास पेपर में कई दफा ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको डिफरेंट एंथैल्पी चेंजेस में एग्जामिनर ने कहा है कि आप ये बताएं कि ये एंडो है या एक्सो है या बोथ है। तो आपको हर एंथैल्पी चेंज के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंथैल्पी चेंज जो है वो एंडो है और कौन सा एंथैल्पी चेंज जो है वो एक्सो है। सो दिस इज एंथैल्पी चेंज अकर्स, दैट मींस इट मे बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस or it may be an endothermic process। So enthalpy change occurs when 1 mole of electrons, when 1 mole of electron enters, when 1 mole of electron enters into outermost orbit of a gaseous atom। Enthalpy change occurs when 1 mole of electrons enters into outermost orbit of a gaseous atom। मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, gaseous atom होना चाहिए। So 1 mole of electron is added to outermost orbit of a gaseous atom। For example, if you want to enter an electron into chlorine, जैसे आपने पढ़ा था कि जी सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरीन इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को हमें ब्रेक करना होगा एंड टू फॉर्म अ गैसियस एटम। अब आप कहेंगे कि क्या बॉन्ड को ब्रेक करना भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? तो नो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वंस अ गैसियस एटम इज फॉर्म। अब ये गैसियस एटम कैसे बनेगा, ये अलग एंथैल्पी चेंजेस हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ओनली रिलेटेड टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू outermost orbit of a gaseous atom। तो क्लोरीन
gaseous when electron is added and it turns to chloride ion gaseous. Now this equation represents electron affinity. One mole of electron is added to outermost orbit of a gaseous atom, और आगे आप इसमें क्या ये भी ऐड कर सकते हैं कि to form negative ion. Because once an electron is added to outermost orbit of a gaseous atom, तो फिर ion जो है वो negative ion हो जाता है. Another example, if we want to add an electron into oxygen, so we need to have oxygen atom. One electron is added to form O negative ion gaseous. Now this equation again represents electron affinity. अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि is it possible to enter an electron into metal? अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं वो दोनों नॉन मेटल्स की हैं, बिकॉज जनरली आपको पता है कि नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन while metals donate electron. ये एक जनरल फिनोमेना है जो हमें पता है कि metals want to lose electron while non-metals want to accept electron in order to complete their octet. So I have a question, is it possible to add an electron in a metal, or is it possible to have electron affinity of a metal? मोहम्मद अम्मार रजा उन्होंने कहा कि यस, इट इज पॉसिबल टू एंटर इलेक्ट्रॉन इनटू अ मेटल, और ये बात बिल्कुल अरम ने भी कहा. अरम कह रहे हैं कि बिल्कुल एंटर हो सकता है. बिल्कुल सही बात है, आप इलेक्ट्रॉन को एंटर कहीं भी कर सकते हैं, बट इट नीड सम कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब इट नीड एनर्जी. एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करने में रिपल्जन शो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. तो अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो कि उस रिपल्जन को मिनिमाइज कर देगा, तो अल्टीमेटली यू कैन एंटर एन इलेक्ट्रॉन इनटू अ मेटल आल्सो, बट द डेफिनेशन विल रिमेन सेम, that you need to have 1 mole of gaseous atom. You need to have a gaseous atom, and sodium is converted into sodium ion gaseous, sodium negative. अब आप कहेंगे ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, सोडियम नेगेटिव कब होता है? बिल्कुल नहीं होता. Naturally sodium wants to be positive ion, but unnaturally you can convert sodium atom into sodium negative ion. But जैसे मैंने आपसे कहा कि it needs energy, it needs energy. तो अब अगर आप एक certain amount of energy provide करेंगे तो ultimately जो है वो negative ion बन सकता है. इसी वजह से generally हम ये कहते हैं कि electron affinity of metals एंडोथर्मिक होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल एक्सोथर्मिक. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो और एंडो मैंने कहा था ना, दोनों होता है. ठीक है, अब इस पे लेटर ऑन और बात करते हैं. अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी वो एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की थी. आपको याद होगा आपने अपने एएस के सिलेबस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड देन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होती हैं। भाई जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर आप उसमें एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताया है दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, हमने एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया था। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, मैं रिकॉल करवा रहा हूं कि ऑक्सीजन हमने लिया था और ऑक्सीजन गैसियस एटम प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O नेगेटिव गैसियस, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और ये बात जो आपको मैं बता रहा हूं नेक्स्ट, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, first electron affinity for non-metals is generally exothermic, First electron affinity of non-metals is generally exothermic. And why it is exothermic? Because these want to gain stability. Because they want to gain stability. मेटल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो आपको पता है कि मेटल कंफर्टेबल नहीं होगा, तो और मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नॉन मेटल्स की एक्सोथर्मिक होती है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें ये आइडिया फिर आपको नहीं पता होगा तो आप स्ट्रगल करेंगे उसको समझने में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल जनरली एक्सोथर्मिक होता है बिकॉज दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे आर गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। जैसे अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से आमतौर पर जो हैलोजेंस होते हैं उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, उसका साइन नेगेटिव होता है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ऑक्सीजन में एक और इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज कि ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि नेचुरली इट वांट्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर फर्ज करें कि वो नेचुरली वांट नहीं भी करता, तब भी कोई भी एलिमेंट है आप उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन एंटर भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन में O नेगेटिव गैसियस में if you want to add one more electron to convert into O2 negative gaseous, and this equation represents second electron affinity. This is second electron affinity. First electron affinity, addition of first electron into a gaseous atom. Second electron affinity is the amount of energy involved, the amount of energy required when
and 1 mole of electron is added to outermost orbit of a gaseous ion, negative ion. क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सेकंड, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन उसी वक्त ऐड होगा ना जब वहां पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है जैसे फर्स्ट होती है। फर्स्ट का मतलब है एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर लेते। जैसे आपको याद होगा एएस में आपने पढ़ा था कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ओनली पॉसिबल जब, जी बिल्कुल सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उसी वक्त पॉसिबल है जब आप पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देन वी आर एबल टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कुछ और होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कुछ और होती है। बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कुछ और होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कुछ और होती है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट बता रहा हूं और ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज ऑलवेज, second electron affinity is always endothermic in nature. Second electron affinity जो है it is always endothermic in nature. Endothermic in nature का मतलब ये है कि चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, it is always endothermic for metals as well as non-metals. तो metals और non-metals दोनों के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं फिर मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करवाऊंगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर मेटल्स और नॉन मेटल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए यू ऑलवेज नीड टू हैव एनर्जी। सवाल ये आता है नॉर्मली पेपर के अंदर कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर हम जो है वो अभी मैंने डिस्क्राइब करना है कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, फॉर सल्फर या किसी भी और के लिए आ जाए। मैंने ऑक्सीजन लिया है लेकिन आप कोई भी और ले सकते हैं कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और एनी अदर एलिमेंट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। देखिए पहले समझ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं, लिखवा दूंगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव है, आप एक और इलेक्ट्रॉन लाना चाह रहे हैं और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुके हैं, now you want to bring one more electron, so the negative charge of oxygen and negative charge of electron repel each other. Now in order to minimize this repulsion we need to supply energy, we need to have energy. अगर किसी दरवाजा बंद है और आप उसको खोलना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लॉक्ड है, आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू अप्लाई फोर्स, फोर्सफुली आप एंटर होंगे। तो फोर्सफुली एंटर होने के लिए यू नीड एनर्जी। उस रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए, उस लॉक को ब्रेक करने के लिए यू नीड एनर्जी। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू एंटर एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, so both particle will repel each other
and due to this repulsion, you need certain amount of energy to minimize this repulsion. क्योंकि जब तक आप उस रिपल्जन को मिनिमाइज नहीं करेंगे, वो रिपल्जन खत्म नहीं होगा. उस रिपल्जन को खत्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है आप नहीं देंगे, तब तक सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होगा. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको कि ड्यूरिंग एडिशन of second electron, during addition of second electron, negative charge of particle, and या नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल की जगह लिख दूं आयन, नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, repel each other. Therefore, we need certain amount of energy to minimize repulsion in between two particles. This is the answer of this question. सर O नेगेटिव का एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो रिपल्जन क्यों हो रहा है? बेटा रिपल्जन तो नेचुरल है ना. देखें, बात मैं इसको इस तरह से कहूं आपसे कि आपके सामने जो है, आपको भूख लग रही है, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा खाना रखा हुआ है जो कि आप बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी आपका दिल नहीं चाहता वो खाना खाने का, शदीद भूख के बावजूद आप वो नहीं खाएंगे. एक मरने का स्टेज आ गया तो एक अलग बात है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो अब अगर आप देखें कि ऑक्सीजन नीड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, but due to the presence of negative charge, incoming particle is definitely repelled. Repulsion साथ साथ चल रहा है, simultaneously चल रहा है. Repulsion भी हो रहा है, चाहत भी है, रिक्वायरमेंट भी है, चाहता भी इलेक्ट्रॉन गेन करना, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन हो पा रहा है. लेकिन उस रिपल्जन की वजह से हमें एनर्जी चाहिए ताकि हम फोर्सफुली वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकें, क्योंकि चार्जेस वरना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो पाए. होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई. अच्छा, ये जस्ट सेकंड के लिए नहीं होता, सेकंड के बाद आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे, उन तमाम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर करना होगा. यू नीड एनर्जी. तो सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नॉन मेटल्स की, वो नेगेटिव होती है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो होती हैं वो सारी की सारी एंडोथर्मिक होती हैं. सबको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सर ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, या ड्यूरिंग द रिएक्शन सिस्टम के पास. अभी इसको आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम इस पे बात करेंगे आगे टॉपिक. अभी चीजें आनी है, बहुत सी चीजें अनफोल्ड होनी है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम में वो एनर्जी आती कहां से. बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूं, मैं जल्दी सेंड करने का वादा इसलिए नहीं करता
कि इट डिपेंड्स के वो वहां पर जाएगा, उसके बाद फिर वो अपलोड, क्योंकि जो है वो यूट्यूब से जब मैं डायरेक्ट अपलोड करता हूं तो वो हाफ एन आवर से ज्यादा की जो है वो मुझे अलाउ नहीं करता। तो वहां पर उनके पास पेड वर्जन है, तो वो जो है वो कॉलेज जो है वो खुद कर सकता है उसको अपलोड, तो थोड़ी देर लगेगी, वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी टाइमिंग होती है, एडजस्टमेंट और ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी करना होता है, तो वो आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस सारे लेक्चर भी वो कर चुके हैं। ठीक है जी, होपफुली आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। और अब फिर मैं कहूंगा कि इस पार्ट को जो आज हमने डिस्कस किया है, प्लीज रीड फ्रॉम द बुक। अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का कि मैं थोड़ा सा उसको आयनाइजेशन एनर्जी के साथ कंपेयर करूंगा, तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी उसमें मैं पहले वही बात करूंगा, फिर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज गो एंड रीड फ्रॉम द बुक। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो और बुक को पढ़ के आपका आइडिया और क्लियर होगा, और जितने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, आगे के टॉपिक आपके लिए उतने ही आसान होते जाएंगे, वरना आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।